गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज 9 मई 2021 के टॉप 10 एमसीक्यू में मैं यूपीएससी मेकर इन हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला एमसीक्यू। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है फ्रेंड्स, चैनल द्वीप समूह इंग्लिश चैनल का एक द्वीप समूह है। यह किन दो देशों के बीच स्थित है। ओके फ्रेंड्स, किन दो देशों के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस और यूके। आइए मैं आपका इसको विश्लेषण बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसका विश्लेषण है, चैनल आइसलैंड इंग्लिश चैनल में एक द्वीप समूह है जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है फ्रेंड्स? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच स्थित है, जो नॉर्मंडी फ्रांस के तट से 22 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है फ्रेंड्स? 22 किलोमीटर। उनमें 2 क्राउन निर्भरताएं शामिल है, वैली वीक ऑफ जर्सी और वैली वीक ऑफ गवर्नेसे। समझ रहे हैं? ये 2 क्राउन निर्भरताएं हैं, मतलब ये क्राउन के ऊपर निर्भर हैं। वैली वीक ऑफ जर्सी और वैली वीक ऑफ गवर्नेसे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपना प्रमुख मानते हैं और ब्रिटेन इन द्वीपों की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में 60 फ्रांसीसी मछली पकड़ने वाली नौकाओं ने जर्सी द्वीप समूह में एक नाकाबंदी की। इसके बाद ब्रिटेन से 2 रॉयल नेवी जहाज़ों ने तैनात की थी। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट हीरा को असंवैधानिक करार दिया है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट हीरा 2017 को यह कहते हुए रोक दिया कि यह असंवैधानिक था। क्या कहते हुए रोक दिया फ्रेंड्स? कि यह असंवैधानिक था, क्योंकि यह केंद्र सरकार के रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा के साथ सीधे टकराव में है। फैसले के अनुसार रेरा की धारा 88 और 89, कौन कौन सी धारा है फ्रेंड्स? 88 और 89 ने राज्यों को एक समानांतर शासन बनाने के लिए अपने स्वयं के कानून बनाने की अनुमति नहीं दी है। समझ रहे हैं? तो राज्य वो कानून नहीं बना सकती जो ऑलरेडी हमारे संविधान में है या भारत सरकार ने बनाए हो। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गियांट वुडमूथ दुनिया में सबसे भारी कीट आमतौर पर किस देश में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। गियांट वुडमूथ दुनिया का सबसे भारी कीट है, जिसके पंख लगभग 23 सेंटीमीटर है। इसका वैज्ञानिक नाम इंडोकोसिला सिनेरियस है। क्या है फ्रेंड इसका वैज्ञानिक नाम? इंडोकोसिला सिनेरियस। समझ रहे हैं? और वे कोसीडे के परिवार से हैं। किस परिवार से हैं फ्रेंड्स? कोसीडे के परिवार से हैं। यह कीट आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। 25 सेंटीमीटर तक के पंखों वाले विशाल पतंगे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में पाए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, विश्व पक्षी प्रवासी दिवस इस वर्ष कब मनाया गया। देखिए, आप मेरा लेक्चर सुने ना सुने या चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन मैं आपको थोड़ा एडवांस जानकारी यहाँ देना चाहूँगा कि कोई भी हो, प्रीलिम मेंस कोई भी एग्ज़ाम हो, जब आप रियल एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। अब देखिए, इसका आंसर है 8 मई। आप भी जान गए कि चलो इसका आंसर है 8 मई। खुश हो गए, हम भी बता दिए, सही आंसर भी है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो ध्यान देने वाली बात है वो यह पूछा गया कि इस वर्ष, इसका मतलब है कि ये स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है कि 2021 में, ये 2021 का डेट पूछा जा रहा है। अगर हर साल यह 8 मई को ही मनाया जाता फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में इस वर्ष नहीं दिया जाता। क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि विश्व पक्षी प्रवासी दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है। तो ये इस वर्ष बोल रहा है, इसका मतलब है कि किसी और वर्ष में किसी और दिन मनाया गया होगा या मनाया जाता है। समझ रहे हैं? तो 8 मई ये बस 2021 के लिए आंसर है। 2022 के लिए इस क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। इस
चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आइए हम विश्लेषण इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको और क्लियरिटी आएगी। हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मई और अक्टूबर के, देखिए मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस साल यह मई 8 को मनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अक्टूबर 10 को मनाया गया था। समझ गए क्वेश्चन आप? तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझे, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लॉर्ड रेसिडेंट आर्मी LRA, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश से संबंधित है? तो वह देश है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, युगांडा। आइए हम विश्लेषण देख लेते हैं। लॉर्ड रेसिडेंट आर्मी LRA एक विद्रोही समूह है। क्या है फ्रेंड्स? आर्मी देखिए लिखा है लेकिन है विद्रोही समूह, जो उत्तरी युगांडा, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सहित अफ्रीकी देशों में सक्रिय है। हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने युगांडा के एक पूर्व मिलिशिया नेता और लॉर्ड्स रेजिडेंट्स आर्मी LRA के कमांडर को मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों का दोषी पाए जाने के बाद 25 साल जेल की सज़ा सुनाई है। ओके फ्रेंड्स, किसने सुनाई है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, टैक्सी बॉट क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स विमान आंदोलन उपकरण। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका हमारा सही था। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने घोषणा की कि उसने टैक्सी बोट के साथ विमान की सतत टैक्सिंग के 1000 आवाजाही को पूरा कर लिया है। कहाँ हुआ है फ्रेंड्स ये टैक्सी बोट? तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे कर लिया है। टैक्सी बोट एक सेमी रोबोटिक टावरलेस विमान चालन उपकरण है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया। आप देखिए, ये तो चलिए हो गया, इसका विमान आंदोलन उपकरण है टैक्सी बोट। लेकिन अगर पूछ देता है कि टैक्सी बोट का निर्माण किसने किया है या विकसित किसने किया है, तो इजराइल ने किया है फ्रेंड्स। इजराइल में किसने? तो एरोस्पेस इंडस्ट्री ने। समझ रहे हैं? यह पायलट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह टर्मिनल गेट से एक विमान को टेक ऑफ पॉइंट तक ले जा सकता है और लैंडिंग के बाद गेट पर वापस ले आ सकता है। यह 2 लाख लीटर से अधिक विमानन टरबाइन ईंधन ATF से 500 टन कार्बन को बचाने में मदद करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तुअर या अरहर, उड़द और मूंग किस प्रकार की फसलें हैं? ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, खरीफ हैं, दालें हैं ये, पल्सेस। वर्षा ऋतु में विश्लेषण देख रहे हैं फ्रेंड्स हम इसका। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को भारत में खरीफ फसल कहा जाता है। उन्हें गर्मियों या मानसून की फसल के रूप में भी जाना जाता है। खरीफ की फसलें आमतौर पर जुलाई में पहली बारिश की शुरुआत के साथ, देखिए ध्यान दीजिएगा, खरीफ की फसलें आमतौर पर जुलाई में पहली बारिश की शुरुआत के साथ दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान बोई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून आपको एकदम रटा होना चाहिए। मानसून तो रटा ही होने चाहिए आपको अगर ISPCS बनना चाहते हैं तो। आगे है फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान बोई जाती है। अरहर, उड़द और मूंग इस मौसम की प्रमुख दालें हैं। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक विशेष खरीफ रणनीति तैयार की है। ओके फ्रेंड्स, इसने तो कृषि मंत्रालय ने। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने भविष्य के FDI और विशेष आर्थिक समझौते को छंटनी की अनुमति देने के लिए एक कानून पारित किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, डेनमार्क। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं।
डेनमार्क ने आधिकारिक रूप से एक कानून पारित किया है। यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बाहरी एफडीआई की छटनी करने के लिए बनाया गया है। मेन कारण क्या है इसको बनाने का फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय सुरक्षा। किसने बनाया है? तो डेनमार्क ने। क्या बनाया है? तो एफडीआई और विशेष आर्थिक समझौते की छटनी के लिए कानून बनाया है। यह नया कानून डेनमार्क के 5G नेटवर्क के निर्माण के लिए चीन के हुआवे की बोली पर सुरक्षा चिंताओं के बाद बनाया गया है। हालांकि डेनमार्क के सबसे बड़े दूरसंचार ऑपरेटर टीडीसी ने इस परियोजना के लिए हुआवे की बजाय एरिक्सन को चुना है। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि होगी? ये कितना है फ्रेंड्स? 2021। 2100 कब आएगा? जब इसमें आप प्लस जोड़ देंगे 79। तो आफ्टर 79 ईयर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या होगा क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि होगी? तो वह वृद्धि होगी फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी 2.2%। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण ने कहा कि वर्ष 2100 तक दुनिया 2.4 सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। यह वैश्विक कार्रवाई से केवल 0.2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान है, लेकिन 2100 तक दुनिया 2.4 सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? लेकिन यह अनुमान 2016 में हस्ताक्षरित जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत 1.5 सेल्सियस लक्ष्य से बहुत अधिक है। समझ रहे हैं? 2016 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसमें 1.5 सेल्सियस रखा गया था, 1.5 सेल्सियस बहुत अधिक है। इस रिपोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि 1.5 सेल्सियस लक्ष्य अभी भी संभव है, लेकिन इसके लिए प्रमुख देशों से कार्रवाई की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है, किया जा सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले हमारा आखिरी प्रश्न ही आएगा फ्रेंड्स। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए काम करने का मन करता है, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट्स हूँ। समझ रहे हैं? आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, कोविड-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण में छूट किस संस्था से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी WTO। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कई देशों ने कोविड-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण की छूट के बारे में विश्व व्यापार संगठन WTO से संपर्क किया है। हाल ही में अमेरिका ने कोविड-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण में छूट को समर्थन देने की घोषणा की। अमेरिका WTO में छूट पर वार्ता को आगे बढ़ाएगा। सभी 164 WTO सदस्यों को मसौदे पर सहमत होना चाहिए और कोई भी एक सदस्य इसे वीटो कर सकता है। समझ रहे हैं? आप SSC CGL या किसी भी रेलवे किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो तो आपको फ़ायदा होगा ये करंट अफेयर्स पढ़ने से। जैसे यहाँ दिया हुआ है एक फैक्ट आपको, सभी 164 WTO सदस्य, समझ गए? 194 कंट्री या 200 के आसपास कंट्री है, उसमें ये आपको डाटा दिया हुआ है। तो आज का हमारा 10 मई 2021 का डेली करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। आप स्वस्थ रहें, अपनों का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।